तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी, तुम कल आ जाना मेरे घर पे बच्चा। हाँ। मैं बहुत बड़े उम्र वाले थे, मेरे घर आ जाना, मैं पिक्चर चल रही उसमें गाना गाना। तकदीर कैसे कहाँ ले जाती है, देखिए जो लिखा होता है। गाना सीखने गई थी बस। रोज रोज आँखों तले। एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज ने न सिर्फ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचाई बल्कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है। दुनिया की सबसे महान सिंगर्स में से एक वो गायिका जिसने 20 से भी ज्यादा भाषाओं में करीब 14,000 से भी ज्यादा गाना गाए। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बनके। She's got a very supple voice. She can sing a husky number with equal ease. She can sing a fast number very easily. She can sing a very soulful sad number. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने दर दर ठोकर खाकर एक बी ग्रेड सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। क्या आप मानेंगे कि इन पर अपनी मुस्लिम बहू को घर से निकालने और एक्ट्रेस साधना को परेशान करने के आरोप लगे, जिसकी वजह से कैंसर पीड़ित साधना और इनकी बहू साजिदा दोनों कई साल तक कोर्ट के चक्कर लगाती रहीं। क्या बताऊं, ऐसा रिश्ता है जो कहते हैं ना, सास बहू का एक बैर होता है और फिर भी प्यार है। अब हम तो इतना प्यार करते हैं, वो पता नहीं क्यों ये सोचती है ये हमारी दुश्मन है। और क्या आप यकीन करेंगे कि 16 साल की उम्र में ही घर से भागकर इन्होंने एक पर्सनल सेक्रेटरी से शादी कर ली, फिर डिवोर्स ले लिया और कई दिग्गज म्यूजिशियंस से इनके इश्क की चर्चा होती रही। फिर खुद से बहुत कम उम्र के एक संगीतकार से इन्होंने शादी रचा ली। राज की बात कह दूं तो जान मैं फिर क्या हूँ। तो क्यों इतनी बड़ी सिंगर पर कई प्रेमियों को धोखा देने और अपने करियर में उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे, और क्यों इंडस्ट्री की कई अच्छी सिंगर्स के करियर की बर्बादी में भी इनका नाम हमेशा शामिल रहा। आप कहेंगे कि मैं फेविकॉल लगा के फोटो चिपका दूंगी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, या झंडू बाम का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जब गाने आएंगे तो चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। आप पे तो कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा। गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है, गलती हमसे भी हो सकती है। ये गलती बहुत बड़ी हो जाती है फिर बाद में। बताएंगे इनकी जिंदगी के और भी कई अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। मारो दम मिट जाए हम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुरों की मल्लिका, भारतीय संगीत की जीवित किंवदंती आशा भोसले की। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या इतने बड़े नाम के पीछे भी ऐसे काले कारनामे हो सकते हैं, या फिर ये महज एक अफवाह ही है। रात अकेली है, बुझ गए दिए। आशा दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक फेमस थिएटर कंपनी के मालिक थे। आशा जब 9 साल की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया, जिस वजह से परिवार की जिम्मेदारी इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई। इन्होंने भी अपनी बड़ी बहन की हेल्प करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी। पहली बार इन्होंने 1943 की मराठी फिल्म माझा बल में चला चल नाव बाला गाना गाया। फिर 1948 में हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया में इन्हें पहली बार हिंदी फिल्म में गाने का मौका मिला। कम ही लोग जानते हैं कि एक थिएटर कंपनी के मालिक की बेटी होने के बावजूद आशा जी को अपने करियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उस जमाने में गीता दत्त, शमशाद बेगम और खुद इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर का नाम बहुत बड़ा हो चुका था, और इसी वजह से जब ये तीनों कोई गाना रिजेक्ट कर देती तब वो आशा जी को दिया जाता। यही रीजन था कि 50s के अधिकतर आइटम नंबर या बी ग्रेड फिल्मों के ज्यादातर गाने आशा भोसले ने ही गाए। पूरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना, ये तो नैना लड़ाने की राह। हालांकि इस तरह के गाने आशा जी को पसंद नहीं थे, लेकिन जब इन्हें लगातार ऐसे ही गाने मिलते रहे तो इन्होंने उसे ही अपनी पहचान बनाने का सोचा। लाली घटा चाय मोरा जिया तरसाए। बताया जाता है कि शुरुआत में इनकी गायकी पर तब की सुपरस्टार सिंगर गीता दत्त के स्टाइल का बहुत ज्यादा असर था, और धीरे धीरे आशा जी ने जैसे उनकी जगह ले ली और गीता दत्त इंडस्ट्री से आउट होती चली गई। फिर क्या था, मेहनत, टैलेंट, चालाकी और रणनीति सबकी बदौलत देखते ही देखते इन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की टॉप सिंगर्स की लिस्ट में शुमार कर लिया।
आशा भोसले ने जहां 50s के दशक में ओपी नैयर, खयाम, SD बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन और रवि जैसे संगीतकारों के साथ काम किया, तो वहीं 1970s में RD बर्मन, जयदेव और शंकर जयकिशन के साथ इनकी पहचान बनी। इसके बाद इन्होंने 1990 के दशक में AR रहमान, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे नए म्यूजिक कंपोजर्स के लिए भी सैकड़ों गाने गाए। हालांकि इस वीडियो में हम आशा जी की पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, क्योंकि इनकी डिस्कोग्राफी इतनी बड़ी है कि इस वीडियो में समेटना डिफिकल्ट होगा। कहा जाता है कि आशा जी ने खुद अपनी जिंदगी बनाई और खुद ही बिगाड़ भी दी, जिसमें सबसे फेमस टॉपिक रहा बार बार होने वाला इनका इश्क और तलाक। सबसे पहले 16 साल की उम्र में इन्हें लता मंगेशकर के 31 साल के पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर इन्होंने गणपत राव भोसले से शादी भी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन फिर झगड़े होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गणपत और उनके भाई आशा को मारने पीटने लगे और हालात बद से बदतर होते चले गए। ऐसे में कम उम्र की आशा बेहद निराश रहने लगी। गणपत के परिवार वाले आशा को किसी भी फैमिली मेंबर से मिलने नहीं देते। कई बार इन्होंने अपनी दीदी यानी लता मंगेशकर से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। जब हालात इनके बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो आशा अपने 2 बच्चों के साथ अपनी मां के घर भागकर चली आई। उस दौरान आशा प्रेग्नेंट भी थी और कुछ दिनों बाद इन्होंने अपने तीसरे बच्चे को भी जन्म दिया। गणपत भोसले से इनका साल 1960 में तलाक भी हो गया और अब इन पर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ चुकी थी। खैर, वक्त बीता और आशा मंगेशकर फिर से सिंगिंग में बिजी हो गई। वहीं गणपत भोसले से अलग होने के बाद कानूनन इनके नाम से भोसले हट चुका था और ये वापस आशा मंगेशकर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में इनका पहले वाला नाम ही चलन में रहा और ये भोसले ही इनकी पहचान बन गया। इसके कुछ समय बाद आशा की जिंदगी में एंट्री हुई उस दौर के फेमस म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर की। जानकारों की माने तो आशा भोसले आज जिस मुकाम पर हैं, यहाँ पहुँचाने का श्रेय सबसे ज्यादा ओपी नैयर को ही जाता है। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले करीब आ गए और यही करीबी नैयर साहब की बर्बादी का भी कारण बना, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। दरअसल जब आशा और नैयर जी की मुलाकात हुई तो ओपी नैयर पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। हालांकि आशा जी के लिए दीवानगी ने इन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया। इशारों में दिल लेने वाले बता। एक तलाकशुदा महिला यानी आशा जी और एक बाल बच्चेदार शादीशुदा शख्स यानी ओपी नैयर खुलेआम आशिकी करने लगे। जाहिर है उस जमाने में आम लोगों के लिए ये काफी सनसनीखेज बातें थी, लेकिन इन दोनों ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की और ओपी नैयर के साथ आशा भोसले का ये प्रेम प्रपंच करीब 14 सालों तक चला। बताते हैं कि ओपी नैयर की पत्नी इस नाजायज रिश्ते से बहुत परेशान थी और उनका ज्यादातर वक्त रोते हुए ही गुजरता था, लेकिन बच्चों की परवरिश का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए मजबूरन वो इनके रिश्ते को झेलती रही। उन्होंने ओपी नैयर को तलाक नहीं दिया, जिस वजह से आशा भोसले कभी उनसे शादी नहीं कर सकी। वहीं जब बच्चे बड़े होने लगे तो नैयर साहब को समाज और सम्मान की परवाह होने लगी और कोई सोल्यूशन ना मिलता देख आशा भोसले ने साल 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म कर दिया। पूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे। हालांकि अब तक आशा भोसले अपने इस पागल प्रेमी का भरपूर फायदा उठा चुकी थी। आशिकी के इस 14 साल के ड्यूरेशन में ओपी नैयर सिर्फ आशा भोसले से ही गाना गवाते थे और दूसरी सिंगर्स, खासकर आशा की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर यानी लता मंगेशकर को अपने स्टूडियो के आसपास भी नहीं फटकने देते थे। और यही वजह रही कि देखते ही देखते उन्होंने आशा भोसले को उस दौर की टॉप सिंगर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। करने प्यार करने के दिन है यही से। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडिलैक कार में पूरी मुंबई में ओपनली घूमने वाली आशा भोसले ने इसके बाद ओपी नैयर का साथ एक झटके में ही छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक आखिरी गाना जरूर रिकॉर्ड किया था और कहते हैं कि इस गीत में आशा भोसले ने अपने दिल का दर्द भी साफ झलकाया था।
ये गाना इतना जीवंत रहा कि आशा जी को साल 1973 का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया गया। हालांकि विडंबना देखिए कि आशा भोसले को फिल्म फेयर इवेंट में जब इस अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो अवेलेबल ना होने की वजह से ये अवार्ड वहां मौजूद ओपी नैयर साहब को मजबूरन उनकी तरफ से रिसीव करना पड़ा। लेकिन दावा किया जाता है कि घर वापस लौटते समय ओपी नैयर ने वो ट्रॉफी तेज चलती कार से सड़क पर फेंक दी, जिसे देख साथ में बैठे उनके दोस्त और ड्राइवर भी सन्न रह गए और वो ट्रॉफी कभी आशा जी के पास नहीं पहुंच सकी। हालांकि आशा भोसले से अलग होने के बाद जब तक नैयर साहब को अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अपने परिवार में वापस लौटने के इनके रास्ते बंद हो चुके थे। 1994 में ओपी नैयर अपना घर, बैंक अकाउंट और कार वगैरह सब कुछ छोड़कर एक अननोन फैमिली में पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगे, क्योंकि घर वालों के सामने जाने की अब इनकी हिम्मत नहीं थी और उधर से भी स्वीकृति नहीं थी। इधर आशा भोसले अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढने लगी जो इनकी म्यूजिकल जर्नी में भी इन्हें सपोर्ट कर सके, यानी काम आ सके। इसी दौरान आशा भोसले की मुलाकात एस.डी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन से हुई और साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इसके बाद 1980 में इन दोनों डिवोर्सी लोगों ने आपस में शादी भी रचा ली। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर पता चला कि 80s के अंत में इन दोनों का भी तलाक हो गया, क्योंकि तब आर.डी. बर्मन की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चली थी। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार तलाक के बाद भी इन दोनों में दोस्ताना संबंध बने रहे और जब 1994 में आर.डी. बर्मन को हार्ट अटैक आया तो आशा जी ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, जहां उनका देहांत हो गया। आर.डी. बर्मन और आशा जी की कोई संतान नहीं हुई। वहीं आशा जी के पहले पति से पैदा हुए तीनों बच्चों की बात करें तो इनके सबसे बड़े बेटे का नाम हेमंत भोसले था, जो कि एक पायलट रहे, और आशा जी की बेटी का नाम वर्षा था, जो रेडिफ के लिए कॉलम लिखती थी, और इनके सबसे छोटे बेटे का नाम आनंद भोसले रखा गया, जिन्होंने आगे चलकर बिजनेस और फिल्म प्रोडक्शन में अपनी किस्मत आजमाई। आपको बताते चलें कि आशा भोसले के बड़े बेटे हेमंत का निधन हो चुका है, तो वहीं इनकी बेटी वर्षा ने भी 8 अक्टूबर 2012 को खुद अपना जीवन समाप्त कर लिया था। बताया गया कि इनकी बेटी कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। दावा किया गया कि बचपन में माँ का तलाक, फिर काम में माँ का हद से ज्यादा बिजी रहना, फिर वर्षा की शादी और उनका भी डिवोर्स हो जाना, इन सब बातों ने वर्षा को काफी परेशान कर रखा था। और इससे भी बढ़कर एक्सपर्ट्स का मानना था कि वर्षा पर हमेशा आशा भोसले की बेटी होने का दबाव बनता रहा और लोग कहते रहे कि मंगेशकर परिवार की दूसरी पीढ़ी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, और इस बात को वर्षा ने अपने दिल से लगा लिया था। इसी वजह से वर्षा ने गाना भी छोड़ दिया और हमेशा गुमसुम रहने लगी और आखिरकार एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया। खैर, अब आशा जी के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले ही जिंदा हैं, हालांकि इनके 5 ग्रैंड चिल्ड्रन जरूर जिंदा हैं। वहीं आशा जी की बहनें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर, जो फेमस सिंगर्स रहीं, उन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा भी इनकी एक सगी बहन मीना मंगेशकर रहीं और भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने संगीत निर्देशक के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। आशा जी एक टैलेंटेड सिंगर होने के अलावा एक बहुत अच्छी कुक भी रहीं और इनका इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन भी चलता है, जो यूएई और यूके में काफी फेमस है। हालांकि इन उपलब्धियों के अलावा समय समय पर इनके ऊपर अपनी को सिंगर्स या कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ साजिश करने और उनसे गाने छीनने जैसे गंभीर आरोप भी लगते रहे, जिनमें सुमन कल्याणपुर, शारदा राजन अयंगर, हेमलता, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक जैसी गायिकाओं का नाम शामिल रहा। इसी तरह के आरोप इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पर भी लगे। यहाँ तक कि इनकी अपनी छोटी बहन उषा मंगेशकर को भी आगे न बढ़ने देने के आरोप इन दोनों बड़ी बहनों पर लगते रहे और कई बार इन दोनों दिग्गज मंगेशकर बहनों में आपसी साजिशों की खबर भी सुनी गई। इस बात में कोई शक नहीं कि लता मंगेशकर और आशा भोसले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की बेहतरीन सिंगर्स रहीं और पूरी दुनिया में दोनों ने अपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया। लेकिन नई प्रतिभाओं के लिए जो इनका रवैया रहा वो काफी निंदनीय माना गया और समय समय पर दबी जुबान में उसकी आलोचना भी होती रही। इन पर म्यूजिक कंपोजर्स के साथ मिलकर ग्रुपिज्म करने और यंग टैलेंट्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के भी आरोप लगे। आशा भोसले के लिए तो ये भी कहा गया कि ये फिल्मों में बस लता मंगेशकर की छाया बनकर न रह जाएं, इसके लिए इन्होंने मंगेशकर सरनेम हटाकर तलाक के बाद भी भोसले सरनेम का यूज किया, जिससे एक अलग पहचान बना सकें। बड़ा मुश्किल है कहना कि कैसे कह सकता है इंसान के ऐसा क्यों है। वही आशा भोसले पर लगे कुछ और आरोपों की बात करें तो वेटरन एक्ट्रेस साधना को परेशान करने और अपनी बहू को घर से निकालने के इंजाम भी इन पर लगे। दरअसल आशा भोसले के बड़े बेटे हेमंत भोसले ने एक मुस्लिम एयर होस्टेस साजिदा से साल 1985 में शादी कर ली थी। साजिदा ने शादी के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया था और हिंदू धर्म अपनाकर रमा भोसले बन गई थी। उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन शादी के करीब 25 साल बाद साल 2010 में उन्होंने अपने 61 वर्षीय पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और बांद्रा के फैमिली कोर्ट में केस भी दर्ज कराया। फिर उनके पति हेमंत भोसले की मौत हो गई और साजिदा को आशा भोसले ने घर से बाहर निकाल दिया। उनको लेके आई और कह रही कि तुम यहाँ से निकलो,
तो ये तो गलत है ना। देखिए मैं उस घर की बहू, मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर आपका नहीं है, आप भी रहिए, मुझे भी रहिए। हस्बैंड के डेथ के बाद 10 दिन में। दूसरा मामला वेटरन एक्ट्रेस साधना से जुड़ा है। दरअसल साधना पति के साथ मुंबई में खार स्थित एक बंगले में 50 साल से रहती आ रही थी। उनका फ्लैट जिस बिल्डिंग में था उसी में उनका बिल्डर भी रहता था। बताया गया कि उस बिल्डर की नजर काफी समय से उस प्रॉपर्टी पर थी। पति की मौत के बाद साधना अकेले रहने लगी और बीमार भी रहने लगी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए बिल्डर ने आशा भोसले को साधना के बंगले को मोटी रकम में खरीदने का ऑफर दिया और आशा भोसले तैयार भी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में तब साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने कई हथकंडे अपनाए और कानूनी दांवपेच में लगाकर उन्हें घर के एक छोटे से हिस्से का किराएदार बताया तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक बार तो उसने घर के अंदर जाकर साधना को जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद साधना ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और बिल्डर को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि इसके बाद आशा भोसले ने साधना के खिलाफ सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि साधना सिर्फ बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर की किराएदार है और वो बगीचे या छत पर नहीं जा सकती हैं। साधना ने मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई और साधना और आशा भोसले के बीच प्रॉपर्टी को लेकर ये विवाद लंबे समय तक चलता रहा। लड़ते लड़ते साधना इतनी बीमार रहने लगी कि आखिरकार इस दुनिया से ही चल बसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना को ओरल कैंसर था, जिस वजह से 15 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया। एक कैंसर पीड़ित को इस तरह से कोर्ट के चक्कर लगवाने को लेकर इस मामले में लोगों ने आशा भोसले की घोर निंदा की, लेकिन आशा को जैसे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आशा भोसले की इस ग्रैंड सक्सेस के पीछे सिर्फ इनकी अच्छी आवाज और मेहनत है या साम दाम दंड भेद ज्यादा कारगर रहे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लेकिन अगर इस वीडियो में हमसे कोई एंगल मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। इन आँखों की मस्ती